नमस्कार साथियों, जैसा कि कल हमारी मूल अधिकार की क्लास हो गई थी। मूल अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं ये पढ़ा था। 12, 13, 31, 32, 33, 34 और 35 इनके बारे में थोड़ी चर्चा की थी। आज हम इससे आगे चलते हैं। कल हम लोगों ने आर्टिकल 13 के अंतर्गत जो लिखा गया है मूल अधिकार में कि ऐसी कोई भी विधि नहीं बनाई जाएगी जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो, जो मूल अधिकारों को कम करती हो। बाद में इस विधि शब्द के ऊपर कुछ विवाद हुआ जो आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले एक विवाद आया था 1951 में। शंकरी प्रसाद भारत संघ, शंकरी प्रसाद भारत संघ में ये सवाल उठाया गया कि ये जो विधि शब्द लिखा गया है, क्या ये विधि शब्द साधारण विधि है या फिर संविधान संशोधन विधि है या फिर दोनों है। तो इस बात पर सवाल उठाया गया। तो उस समय माना गया था कि ये साधारण विधि है, संविधान संशोधन विधि के द्वारा मतलब संसद इसमें संशोधन कर सकती है। इसके बाद कुछ दिन बाद एक दूसरा विवाद हमारे सामने आया 1965 में। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान संघ का जो मामला था उसमें भी यही सवाल उठाया गया कि क्या इस विधि के अंतर्गत संविधान संशोधन विधि आती है। उसमें भी ये कहा गया कि ये जो विधि शब्द है इसमें संविधान संशोधन विधि शामिल नहीं है, मतलब केवल 245 के अंतर्गत जो हम काम करते हैं वो इस विधि के अंतर्गत शामिल है। 368 के द्वारा हम लोग संविधान में मूल अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। संसद चाहे तो 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन मूल अधिकार में कर सकती है, मतलब मूल अधिकार को 368 के अंतर्गत हटाया जा सकता है। इसके कुछ दिन बाद गोलकनाथ पंजाब एक विवाद आया था। गोलकनाथ पंजाब, इसके अंतर्गत जो न्यायालय था उसने अपने पहले के दोनों डिसीजन को पलट दिया था और इसमें कहा गया था कि इस विधि शब्द के अंतर्गत 368 भी आता है, मतलब आप 368 के अंतर्गत भी मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकते। ये गोलकनाथ पंजाब जो बाद आया था 1967 में, उसके अंतर्गत बात कही गई थी। इसके बाद जब सरकार को लगने लगा भाई संसद में भी लोग बैठे हुए हैं, चुनी हुई सरकार है, तो वहां यह तय हो गया कि आप संविधान संशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों में कमी नहीं कर सकते हैं। तो उस समय की जो सरकार थी इंदिरा गांधी सरकार, वो 24वां संविधान संशोधन लेके आई 1971 में, और उसके द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971 जो आया था, इसमें ये बात लिखती गई अनुच्छेद 13(4) ऐड करके कि ये जो विधि शब्द है 13 के अंतर्गत जो विधि शब्द लिखा हुआ है, इस विधि के अंतर्गत 368 के द्वारा बनाई गई विधि शामिल नहीं है। मतलब अगर सरकार चाहे तो वो 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, कमी कर सकती है। इसके बाद क्योंकि चुनी हुई सरकार थी और न्यायालय के डिसीजन पर ये एक बहुत बड़ा आघात था, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपना डिसीजन दिया। एक केशवानंद भारतीवाद आया था, केशवानंद भारतीवाद जो आया था 1973 में। इसके अंतर्गत जो न्यायालय था, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, उसने ये निर्णय दिया कि ठीक है, आप अगर ये मानते हैं 13(4) आपने जोड़ दिया है कि 368 के तहत आप संविधान संशोधन कर सकते हो, तो ये बात ठीक है कि इस विधि के अंतर्गत 368 शामिल नहीं है, आप इसके तहत संविधान संशोधन कर सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कह दी थी इसी बात में
कि आप संशोधन कर सकते हो, लेकिन इससे संविधान का मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। जो संविधान का मूलभूत ढांचा है वो अप्रभावित रहना चाहिए, इससे वो मूलभूत ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि मूलभूत ढांचा क्या है ये हम आपको समय समय पर अवगत कराएंगे। जैसे जैसे आगे कोई समय आएगा, कोई बात आएगा, उसमें हम समय समय पर आपको अवगत कराएंगे कि संविधान का मूलभूत ढांचा क्या है। तो ये थी पूरी 13 की कहानी जो आपने देख ली। ये जो बात है आपको याद रखने ऐसे कैसे ही कि 1951 में कौन सा आया था, 1965 में कौन सा आया था, 1967 में कौन सा आया था और 1973 में कौन सा आया। ये चारों का चारों बाद आपके इस विधि की परिभाषा से संबंधित हैं। तो 51 जो आया था उसका आपको पता ही है कौन से वाला था, शंकरी प्रसाद। जो 65 में आया था वो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा बात था, सज्जन सिंह। 1967 का आपको याद होना चाहिए कि गोलकनाथ। और 1973 का आपको याद होना चाहिए कि केशवानंद भारती। ऐसे कैसे आपको याद भी रखने हैं, ये डेट भी याद रखनी है आपको पड़ेंगी, क्योंकि कभी कभी इनका क्रम पूछ लेता है कि कौन से वाला पहले आया था, कौन सा बाद में आया था। तो इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब अनुच्छेद 13 कंप्लीट हो गया है, तो इसके बाद हम बात करते हैं समानता के अधिकार की। समानता का अधिकार, पहले इसके अंतर्गत जो जो अधिकार शामिल हैं उनको हम देखेंगे, उसके बाद एक एक अधिकार को जैसे हम लोगों ने अनुच्छेद 13 को पढ़ा है ऐसे बिल्कुल डिटेल से इस चीज को पढ़ेंगे। तो 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है समानता का अधिकार। जो 14 नंबर का अनुच्छेद है उसके अंतर्गत ये बात बताई गई है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। ये लिख दिया गया है कि विधि की नजर में, कानून की नजर में सभी लोग समान हैं और विधि के द्वारा सभी का समान संरक्षण किया जाएगा। आपको सभी को जो सेफ्टी मिलेगी वो विधि के द्वारा समान रूप से मिलेगी। इस पर कुछ और भी बात है वो बाद में देखेंगे, पहले आर्टिकल देख लेते हैं। अनुच्छेद 15 है, इसके अंतर्गत लिख दिया गया है कि राज्य किसी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, ये जो 5 आधार हैं, इन 5 आधार पर राज्य किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। मतलब अगर किसी का धर्म एक है, दूसरा धर्म है, तो धर्म के आधार पर कोई मतभेद नहीं किया जाएगा, ना जाति के आधार पर होगा, ना ही जेंडर के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर। यह अनुच्छेद 15 था। इसके बाद है अनुच्छेद 16, जहां लिख दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति लोक नियोजन में लगता है, सरकार अगर कोई वैकेंसी निकालती है, जैसा कि आप लोग अभी कभी एग्जाम दोगे, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता रहेगी। तो लोक नियोजन में जो अवसर की समानता है वो आपको अनुच्छेद 16 के अंतर्गत मिलती है। इसके भी 4-5 भाग, कैसे पिछड़े वर्ग को आरक्षण है, कैसे ST SC को है, कैसे 10% जो नया EBC बनाया गया है उसके लिए है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए, और महिला और बच्चों के लिए क्या विशेष प्रावधान है वो इसी के अंतर्गत है। 16, 1, 2, 3, 4 इस तरीके के इसके भाग हैं, वो हम इसके बाद में करेंगे। पहले 18 तक कंप्लीट करते हैं। 17 में लिखा गया है कि अस्पृश्यता का अंत, मतलब कोई किसी को किसी जाति के आधार पर या फिर किसी भी तरीके से ऐसे नहीं कह सकता कि आप ये पानी नहीं पी सकते, ये मटका गंदा हो जाएगा, मैला हो जाएगा। तो इस अस्पृश्यता को 17 के अंतर्गत खत्म कर दिया गया था। कानून भी बनाए गए थे 2, वो भी पढ़ेंगे आगे। और
जो उपाधियां होती हैं, पहले जो राजतंत्र में बहुत बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां होती थी, राजा महाराजा राधिराज पता नहीं क्या क्या, उससे क्या होता था कि जो दूसरा नागरिक होता था वो स्वयं को कमतर महसूस करता था। तो उपाधियों का अंत कर दिया गया और ये लिख दिया गया है अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ये कहानी आपके समानता के अधिकार की है 14 से 18। इसमें जो 15 नंबर का आर्टिकल है उसके अंतर्गत, 16 नंबर का आर्टिकल है उसके अंतर्गत, 17 और 18 इसके कुछ सब आर्टिकल हैं, तो वो भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बार रिवीजन हो जाना चाहिए 12 से 18 तक का, कि 12 के अंतर्गत क्या है, कि 12 के अंतर्गत है राज्य की परिभाषा, 13 के अंतर्गत क्या है, कि 13 के अंतर्गत है विधि की परिभाषा। और विधि की परिभाषा में भी आपको पता है कि 13(1) में क्या है, 13(2) में क्या है, 13(3) में क्या है, 13(4) में क्या है। 13 के 4 भाग हैं। 13(1) में क्या है कि संविधान से पूर्व वाली विधि, अगर संविधान पूर्व की विधियां कम करती हैं आपके मूल अधिकारों को तो वो न्यून हो जाएंगी। 2 के अंतर्गत क्या है कि संविधान के बाद भी, निर्माण के बाद भी, संविधान निर्माण के बाद भी अगर आप कोई ऐसी विधि बनाते हो जो मूल अधिकारों को कम करती हैं तो वो भी विधि क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। 13(3) में आपको विधि की परिभाषा दी गई थी कि विधि शब्द के अंतर्गत कौन कौन सा निहित है, 245 है या 368 है या फिर दोनों ही निहित है, ये 13(3) में बताया गया था। और साथ ही साथ जब इस विधि शब्द पर विवाद हुआ था 13(3) के अंतर्गत वाले पर, जब ये विधि शब्द पर विवाद हुआ था तो उसके बाद आया था एक अनुच्छेद 13(4) जो 24वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा जोड़ा गया था। यह 13 की बात थी। उसके बाद आपको याद है 14 से 18 ये समानता का अधिकार है, सभी व्यक्तियों को समानता प्रदान करता है। तो 14 के अंतर्गत क्या है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। 14 के अंतर्गत है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। जब आप 14 से आगे आते हैं 15, तो 15 पे बताया गया है कि ये 5 आधार बताए गए हैं और 5 आधार पर आपसे कोई भी भेदभाव राज्य की तरफ से या किसी व्यक्ति की तरफ से नहीं किया जाएगा। उसमें सबसे पहले धर्म है, उसके बाद में मूल वंश है, क्रम भी आपको याद रखना है, उसके बाद जाति है, उसके बाद लिंग है, जेंडर है और उसके बाद में जन्म स्थान है। इन 5 आधार पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। इसके बाद में अनुच्छेद 16 है जहां आपको लिख दिया गया है कि लोक नियोजन में अफसर की समानता रहेगी। तो ये अनुच्छेद 16 आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद 17 अभी आपने देखा ही था, अनुच्छेद 17 में लिख दिया गया था कि जो अस्पृश्यता है उसका अंत किया जाएगा, अस्पृश्यता का अंत। और जो अनुच्छेद 18 है उसमें लिख दिया गया था कि उपाधियों का भी अंत होगा। ये अभी तक आप लोगों ने पढ़ा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आप लोग क्या पढ़ोगे, उसके अंतर्गत आप पढ़ोगे कि 15 के कौन से भाग हैं, 16 के कौन से भाग हैं, 16(1) में क्या है, 15(1) में क्या है, कहां पर 5 आधार पर आपको भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये 5 आधार बताए हैं, आपको बताए थे। 15(2) आएगा कि किस स्थान पर नहीं होना चाहिए। 15(3) पढ़ाया जाएगा आपको कि महिला और बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। 15(4) पढ़ाया जाएगा जिसमें बताया गया होगा आपको कि बस पिछड़ा वर्ग SC ST के लिए कुछ राज्य प्रावधान कर सकता है। 15(5) बताया जाएगा जब आपको बताया जाएगा कि SC ST के लिए प्रावधान पदोन्नति में किया जा सकता है। 15(6) बताया जाएगा जब आपको बताया जाएगा कि EWS के लिए कैसे व्यवस्था की गई, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए व्यवस्था की जा सकती है। तो ये 15 होगा। इसके बाद कुछ बाद आएंगे। ऐसे ही आपको 16 पढ़ाया जाएगा। जब आपको 17 पढ़ाएंगे अस्पष्टता वाला तो उससे संबंधित
एक कानून आएगा, अस्पृश्यता अधिनियम आएगा 1955। इसके बाद इस शब्द पर कुछ टिप्पणियां होंगी कि अस्पृश्यता शब्द नहीं होना चाहिए। एक कमेटी बनेगी, रैया पेरुलम समिति बनेगी, वो कहेगी कि ये शब्द खराब है, तो उसके बाद में इसको मानव संरक्षण अधिनियम बाद में कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास 18 आर्टिकल आएगा जिसमें उपाधियों का अंत लिखा हुआ है। तो आप पढ़ेंगे 18(1) कि यहाँ का भारत का नागरिक कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है। उसके बाद 18(2) में लिखा गया है कि विदेश का नागरिक अगर भारत में रहता है तो वो भी किसी देश से उपाधि नहीं ले सकता है। अगर कहीं से लेता है तो राष्ट्रपति की परमिशन आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम लोग 14 से 18 तक कल के वीडियो में क्लियर करेंगे। जय हिंद।